बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अपनी चौथी वीडियो के साथ शाहिद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि एक्सपोर्टर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट में क्या स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो है एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्टर जो है वो गुड्स जो है वो अपनी डिक्लेयर करता है, यानी जो गुड्स वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है वो सपोज क्लॉथ है या गारमेंट्स हैं या जो भी है, उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और उसकी अमाउंट क्या है, उसमें यूनिट प्राइस क्या है और उसका एचएस कोड क्या है। अच्छा, एचएस कोड एक मैंने टेक्निकल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। बेसिकली ये कोड है जो पाकिस्तान कस्टम्स ने हर गुड्स को अलॉट किया है। तो अब वो गुड्स में उसकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से वो कोड्स डिफरेंट कोड्स हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि गारमेंट्स में एक शर्ट है, शर्ट का एक कोड होता है 6109.1000। तो इसी तरह 6105.1000 ये भी एक कोड है। इस तरह से ये बेसिकली 8 डिजिट्स का कोड होता है। इसको एचएस कोड को हम हार्मोनाइज्ड सिस्टम कमोडिटी कोड भी इसको बोलते हैं। तो हर कमोडिटी को पाकिस्तान कस्टम ने एक डिफरेंट कोड अलॉट किया हुआ है। शर्ट्स में भी अगर डिफरेंट फैब्रिक के हिसाब से जो शर्ट्स हैं उनको डिफरेंट एक्सेस कोड जो है वो अलॉट किए हुए हैं। इसी तरह फैब्रिक्स जो हैं, फैब्रिक्स का जैसे प्रिंटेड फैब्रिक है उसका कोड है 5513-1100। इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो कोड्स हैं। तो बात मैं कर रहा था कि किस तरह से जो डिक्लेरेशन जो कस्टमर जो है, जो एक्सपोर्टर है, वो अपनी गुड्स डिक्लेयर करता है बैंक को, और बैंक आगे उस डिक्लेरेशन की बेस पे उस एक्सपोर्टर को एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसके साथ साथ उसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की डिटेल्स और उसमें मोड होता है कि किस मोड से शिपमेंट हो रही है, बाय एयर या बाय सी हो रही है, किस कंट्री में शिपमेंट जाएगी और उसकी पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगी, यानी किस पोर्ट पे जाके गुड्स जो है वो डिस्चार्ज होंगी, किस पोर्ट से यहाँ पाकिस्तान में जो है वो गुड्स लोड होंगी और इनकी पेमेंट टर्म्स क्या होंगी। पेमेंट टर्म्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि जो हैं डीपी की होती हैं या डीए की पेमेंट्स होती हैं या एडवांस पेमेंट्स होती हैं। तो ये भी उसमें डिक्लेयर करनी होती है कस्टमर ने। ये सारी इंफॉर्मेशन की बेस पे बैंक उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करता है। तो ये पहला स्टेप होता है गुड्स एक्सपोर्ट में। जब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू हो जाता है तो एक्सपोर्टर जो है वो अपनी गुड्स को पोर्ट पे ले जाता है, पोर्ट ऑफ लोडिंग पे एक्सपोर्ट के लिए ले जाता है। अब पोर्ट पे ले जाके उसका जो अगला स्टेप होता है, उसने दोबारा एक डिक्लेरेशन करता है गुड्स की, जो कि वो पाकिस्तान कस्टम्स को करता है। अब कस्टम का क्या रोल है? कस्टम बेसिकली वो गुड्स की प्राइसिंग देखता है, उसकी वैल्यू देखता है गुड्स की, कि आया कस्टमर ने जो बैंक को जो डिक्लेयर की है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो गुड्स डिक्लेयर की हैं, क्या वो उसी के मुताबिक हैं, उसमें क्वांटिटी है वही है, और क्या वो जो गुड्स डिक्लेयर कर रहा है बाहर भी क्या वही जा रही हैं। ये तो नहीं कि वो गुड्स कोई और डिक्लेयर की हैं उसने और एक्चुअली बाहर कुछ और जा रहा है, यानी इधर तो उसने क्लॉथ डिक्लेयर किया लेकिन बाहर गारमेंट्स जा रहे हैं, या इधर गारमेंट्स डिक्लेयर किए हैं और बाहर कोई इलीगल कोई चीज़ जा रही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जा रहे हैं, कोई मोबाइल्स जा रहे हैं, या कोई वेजिटेबल्स जा रही हैं, या कोई फ्रूट जा रहा है। तो कस्टम ने बेसिकली ये चीज़ें देखनी होती हैं कि गुड्स जो है वो कस्टमर की डिक्लेरेशन के मुताबिक है जो उसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डिक्लेयर की हैं, और सेकेंडली उनकी क्वांटिटी जो उसने डिक्लेयर की है उसके मुताबिक है, जो वैल्यू उसने डिक्लेयर की है
उसके मुताबिक है, ताकि कल जब उसकी वैल्यू जो है जो एक्सपोर्ट हो रही है गुड्स, उतनी ही वैल्यू क्या फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए। तो बेसिकली ये कस्टम्स की, पाकिस्तान कस्टम्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने वो गुड्स को एवेलुएट करना होता है। तो कस्टमर ने वहाँ पे कस्टम्स के पास भी एक डिक्लेरेशन फाइल करता है, जिसमें एक तो वो जो बैंक से उसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिया होता है वो उसके साथ अटैच करता है, और प्लस फर्दर जो कस्टम की रिक्वायरमेंट के बाद मुताबिक जो डिक्लेरेशन होती है वो वहाँ पे वो डिक्लेयर करता है। तो ये दूसरा स्टेप होता है। अब कस्टम जो है वो जब उससे सेटिस्फाई हो जाता है उस डिक्लेरेशन से, तो वो उसको अप्रूव कर देता है, इसको हम कहते हैं जीडी फाइलिंग। बेसिकली बैंकर्स की और एक्सपोर्टर्स की जुबान में जीडी फाइलिंग कहते हैं। कस्टम जब उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो वो जीडी को अप्रूव कर देता है। तो आगे वो गुड्स जो हैं फिर वो शिपिंग लाइन के पास मूव हो जाती हैं आगे शिपमेंट के लिए। तो ये आगे तीसरा स्टेप होता है शिपिंग लाइन। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब पोर्ट तक पहुंचने के लिए गुड्स को जो एक्सपोर्टर होते हैं वो आगे फ्रेट फॉरवर्डर्स की सर्विसेज हायर करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर का बेसिकली लिंक होता है आगे शिपिंग लाइन्स के साथ। तो वो आगे शिपिंग लाइन से कॉन्ट्रैक्ट कर, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो एक्सपोर्टर को वो अच्छे रेट्स पे जो शिपिंग लाइन जो कि बाय सी जो है वो गुड्स की मूवमेंट करती हैं एक्सपोर्टर के कंट्री से इंपोर्टर के कंट्री तक, वो उनके पास वेसल्स होते हैं, शिप्स होते हैं, जिसके ज़रिए वो गुड्स को जो एक्सपोर्ट होनी होती हैं वो मूव करती हैं। तो ये कस्टमर्स जो हैं, जो एक्सपोर्टर्स जो हैं, ये फ्रेट फॉरवर्डर्स जो होते हैं उनके सिटी में, उनके थ्रू जो है वो उनकी सर्विसेज लेती हैं शिपिंग लाइन के साथ कांटेक्ट करने की। प्लस यही फ्रेट फॉरवर्डर्स आगे कस्टमर्स को कस्टम से गुड्स क्लियरेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो खुद पोर्ट्स पे जाके गुड्स जो हैं वो क्लियर नहीं कराते कस्टम से। ये बेसिकली वो फ्रेट फॉरवर्डर्स ये सर्विसेज दे रहे होते हैं, जिनके ऑफिसेज जो हैं वो उधर कराची में भी जहाँ पे पोर्ट है वहाँ पे भी होते हैं, और इधर एक्सपोर्टर के सिटीज़ में भी उनके ऑफिसेज होते हैं। यहाँ पे वो ऑर्डर बुक करते हैं और आगे जो है वो गुड्स जो है वो लेके आगे पोर्ट पे पहुँचाते हैं, वहाँ पे कस्टम क्लियर कराते हैं, और कस्टम क्लियरेंस के बाद वो आगे शिपिंग लाइन की कस्टडी में वो गुड्स चली जाती हैं। अब यहाँ से तीसरा स्टेप शुरू होता है। शिपिंग लाइन के पास जब वो गुड्स आ जाती हैं, जिस शिपिंग लाइन का इंतखाब एक्सपोर्टर ने किया होता है, मुख्तलिफ शिपिंग लाइन्स हैं, जैसे मास्क लाइन काफ़ी मशहूर है, MSC शिपिंग लाइन है, और इसी तरह की और शिपिंग लाइन्स भी हैं। तो वो गुड्स शिपिंग लाइन की कस्टडी में चली जाती हैं। उसके बाद वो गुड्स कस्टम की इजाज़त के बगैर, कस्टम की अप्रूवल के बगैर कस्टम से बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, तो वो शिपिंग लाइन की जब कस्टडी में चली जाती हैं तो शिपिंग लाइन आगे उनको फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आगे वो सूटेबल वेसल में दे देता है, और एक रिसीट इशू कर देता है उन गुड्स की रिसीव करने की, जिसको हम शिपिंग लाइन की ज़ुबान में बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। तो यहाँ तक जो है ये हमारा जो स्टेप में एक मुकम्मल हो गया। इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ तक के लिए अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो का मेरी वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।